गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था वर्नर थ्योरी के बारे में। अब हम नेक्स्ट करेंगे। इसमें नेक्स्ट थ्योरी जो आई थी हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो आई थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हम इसको एज VBT भी एब्रीविएट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये हमें दी थी पॉलिंग ने। ठीक है, अब हमने इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम देखेंगे कि बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कैसी कैसी हुई है। ठीक है, इसकी पहले हम कुछ जो इन्होंने मेन पॉइंट्स दिए थे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे बॉन्डिंग हुई और बॉन्डिंग से हमें पता चला कि किस तरीके की उसकी शेप होगी, मतलब हमारी ज्योमेट्री किस तरीके की होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम इसके पढ़ेंगे कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या थी, लिमिटेशंस क्या थी, जिसकी वजह से मतलब कि इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये है कि सबसे पहला पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है ना, वो क्या करता है, और सराउंडिंग में हमारे पास लिगेंड्स है। ठीक है, लिगेंड्स है, तो मेटल क्या करता है, इनके इन्फ्लुएंस में आके, ताकि अब कोई अगर हमारे पास बॉन्डिंग ऐसे होती है कि एक एम्प्टी होता है, ऐसे ऑर्बिटल होता है, एक एम्प्टी होता है, एक होता है फिल्ड, तभी वो ओवरलैपिंग कर सकता है, ओवरलैपिंग कर देता है और शेयरिंग करके क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। तो उसी तरह हमारे पास क्या है कि हमने क्या देखा कि जब हमारे पास सेंट्रल मेटल होता है ना, अब लिगेंड की इन्फ्लुएंस में आकर क्या होता है कि ये अपने कुछ अपने जो और ये सबशेल्स वगैरह ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या कर देता है, वेकेंट कर देता है, कि वैकेंसी जनरेट कर देता है। वैकेंसी जनरेट होता है तभी तो कोई लिगेंड आ सकता है हमारे पास। जैसे कहीं भी सपोज कर हमारे पास वैकेंसी होती है, किसी भी रिक्रूटमेंट में हमारे पास वैकेंसी हुई, तो हमारे पास मतलब इंटरव्यू देने वाले आते हैं, तभी तो वो वैकेंसी फिल होती है। तो उसी तरह मेटल भी क्या करता है, वैकेंसी क्रिएट कर देता है, जिसकी और वो वैकेंसी कौन फुलफिल करता है, वो फुलफिल करता है लिगेंड। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स फिर मेटल को देता है और जिसकी वजह से इनके बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग। ये मेन बात कही थी पॉलिंग ने। ठीक है, अब हमेशा एक चीज याद रखना, अब हम कहते हैं ओवरलैपिंग। जब हमारे पास जैसे ये है और ये है, हमेशा याद रखना जब भी हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं, ओवरलैपिंग हमेशा उनमें ही सबसे ज्यादा अच्छी होती है जो सेम साइज और सेम एनर्जी के होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो, अगर अब मैं ले लेती हूँ, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम घर पे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों के साथ खेलना प्रेफर करते हैं और जो बड़े हैं वो बड़ों के साथ रहना प्रेफर करते हैं। उसी तरह मतलब कि बॉन्डिंग आपने देखी होगी, जब हमारी बॉन्डिंग होती है वो हमारे जो सेम एज ग्रुप की होती है, सेम क्लास में होते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग होती है वो हमारी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली कोई एक छोटे बच्चे से या फिर हमारी उम्र से ज़्यादा बड़े बच्चे से। तो उसी तरह इन ऑर्बिटल्स में भी होता है। अगर तो ये सेम साइज के होते हैं ना, तो क्या होता है, सेम साइज के हो अगर ये हैं तो इनकी ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ना। मैंने बताया जैसे अगर मैं हूँ, मेरी ही एज का अगर और मेरी ही क्लास का कोई बच्चा हो तो मेरी उसके साथ बॉन्डिंग ज्यादा होगी कंपैरेटिवली अगर मैं कोई आपकी एज का बच्चा लूँ उसके कंपैरिजन में, और उसी वही सेम। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास बॉन्डिंग जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। और अगर मैं ये वाला केस ले लूँ, एक तो ऑर्बिटल मेरा ये है, एक ये है, तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारी ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग जोन जो ये जहाँ ये ओवरलैपिंग करता है ना, हम उसे ओवरलैपिंग जोन कहते हैं। तो यहाँ आपको साफ पता चल रहा है, तो इस केस में ओवरलैपिंग जोन देखो कितना है और इससे इस वाले में कितना है। तो हमेशा याद रखना है जब भी ओवरलैपिंग होगी तो जिनमें सेम साइज और सेम एनर्जी होती है ना, उनकी ओवरलैपिंग क्या होती है, इफेक्टिव होती है। और जितनी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है उतना ही ज्यादा क्या बनता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि ये फिंगर, ये वाली फिंगर इसमें अच्छे से फिक्स होगी, लॉक होगी, मतलब कि तो इस बॉन्ड को तोड़ना
मुश्किल है। पर अगर क्या हुई ये ढंग से ओवरलैप ही ना हो पाई, मतलब कि ऐसे इफेक्टिव टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी इफेक्टिव नहीं हो, तो इस केस में हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो मतलब कि इस केस में हमारे पास वीक बॉन्ड बनता है और इस केस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें यही था। अब नेक्स्ट पॉइंट ये तो आपको समझ आ गया सबसे पहले कि मेटल वैकेंसी क्रिएट करता है, उसके बाद ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग क्यों होती है? क्योंकि अब मेटल के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी खाली है, पर लिगेंड के पास क्या है, लिगेंड के पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई ये इलेक्ट्रॉन हमें दे सकता है। मैंने बताया था ना लिगेंड हमारे जनरली क्या होते हैं, एनायन होते हैं या फिर क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से वो शेयरिंग केस कर सकते हैं, और एनायन के पास भी एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो लिगेंड के पास एक एक्स्ट्रा चार्ज था, तो अब उसने क्या करा, ये अपने एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से ये इसे दे पाता है। और मेटल इतना मतलब आप कह लो चालाक होता है कि ये उतनी ही वैकेंसी क्रिएट करता है जितना उसे पता हो कि मेरे आसपास, जैसे अब सपोज करो अब 6 लिगेंड है, तो ये क्या करता है 6 इलेक्ट्रॉन्स की ही मतलब कि ऐसे वैकेंसी क्रिएट कर लेगा कि उसे 6 ही चाहिए। ठीक है, तो मतलब आप पहले ये समझ लीजिए कि हमारे पास कि मेटल जो होता है वो हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और लिगेंड हमारा फिल्ड ऑर्बिटल होता है, और जब इन दोनों के बीच में वो होती है ओवरलैपिंग, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ठीक है, ऐसे लिगेंड से मेटल के पास क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जिसकी मतलब कि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन रहा है, आप ऐसे शो कर सकते हो, ये हमारे ऑर्बिटल्स है कि ये यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे मेटल और लिगेंड के बीच में शेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या था कि जब हम इसकी मतलब कि इसकी हेल्प से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कर पा रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, आपने +1 में पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आपको क्या मिल पा रही थी, ज्योमेट्री मिल पा रही थी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कि इसकी हम प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि इसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है या उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट से आप समझते होंगे कि क्या चीज होती है मैग्नेटिक मोमेंट, या तो वो पैरामैग्नेटिक होता है या वो डायामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब उसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, जब वो फुली क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ऐसे होंगे। पर इसकी केस में क्या होता है, ये हमारे पास ऐसे होता है। ठीक है, अब ये हमारा थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट था। अब उन्होंने क्या कहा नेक्स्ट इस पॉइंट में कि ये जो लिगेंड्स होते हैं ना, या तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो सकते हैं या वो वीक लिगेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, पर अब इसका एक ड्रॉबैक क्या था कि पॉलिंग ने हमें ये नहीं बताया कि हम किस बेसिस पे स्ट्रॉन्ग और वीक को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। बस उन्होंने ये कह दिया कि CN CO NO ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जैसे NH3 ले लिया हमने, H2O ले लिया, ये है हमारे वीक लिगेंड, फ्लोरीन क्लोरीन ले लेगी वीक लिगेंड। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि किस बेसिस पे आपने इन्हें डिस्टिंग्विश करा, तो ये एक इसकी लिमिटेशन भी हो गई थी। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसमें ये था, नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें थे क्या कि अब जो हमारा ये मेटल और जो स्ट्रॉन्ग था लिगेंड उसके साथ बॉन्ड बन रहा है तो वो कोवेलेंट बन रहा था, और अगर वीक के साथ वो बना रहा था तो वो था आयनिक, बट स्टिल उन्होंने कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी। तो ये एक उसकी लिमिटेशन, यानी कि आप एजम्पशंस, तो आप ये एक तरह की एजम्पशंस थी, आप बहुत सारी एजम्पशंस लेकर चल रहे हैं पर आप उसकी एक्सप्लेनेशन हमें दे ही नहीं रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ये भी उन्होंने एक एग्जाम्पशन ही दी थी कि जो मेटल और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ आपकी अगर बॉन्डिंग हो रही है तो वो कोवेलेंट हो रही है, और अगर वीक वाले के साथ हो रही थी तो वो आयनिक देखी गई। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एक कहा, ये टर्म्स आई इनर, क्या थी ये, ये थी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस,
एक थी आउटर। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए, ठीक है, कि इनके बीच में फर्क क्या है। अब इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन आप ऐसे कर सकते हैं, अगर तो हमारी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा था n-1d, ये n-1d वाला ये जो हमारे ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व हो रहा था, तो उसे कह रहे हैं हम इनर। और अगर nd वाला इन्वॉल्व हो रहा है तो हम उसे कह रहे हैं आउटर। अब ऐसे तो आपको समझ नहीं आया होगा कि क्या बताया मैम ने कि n-1 nd, तो इसका एक सिंपल सा तरीका आप ये समझ लो कि आपके पास ऐसे होते हैं जैसे ऑर्बिटल, जैसे जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ऐसे होते हैं, 5 फिर s और फिर d, ठीक है, ये भी d, ये s फिर d। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखते हैं तो ऐसे आता है। तो वो कह रहे कि जैसे कि अब सपोज करो ऐसे, तो मैंने ले लिया निकल +2 ले लिया, निकल +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 3d8, ठीक है, तो मैंने भर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम किसके हंस रूल वगैरह के अकॉर्डिंग ही भरते हैं कि पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, उसके बाद हमारी पेयरिंग शुरू होती है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ, अगर बॉन्डिंग, अगर मेटल के साथ बॉन्डिंग में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, इस वाले डी के यूज हुए, तो हम उस, ये होता है 3d, ये होता है 4d, ऐसे होता है कि अगर तो n-1 मतलब अंदर वाला d यूज हो रहा है ना, तो वो होते हैं इनर। पर कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भरे हुए होते हैं और ये ऐसे होता है सपोज करो, तो अगर बॉन्डिंग इन वालों से हो रही है ना, तो उसे हम क्लासिफाई करेंगे आउटर वाले से। सिंपल है, अगर तो हम अंदर वाला डी यूज कर रहे हैं तो वो होगा इनर कॉम्प्लेक्सेस, अगर हम बाहर वाला डी यूज कर रहे हैं तो उसे हम देंगे एनडी मतलब आउटर कॉम्प्लेक्सेस के नाम से। इसमें आपको क्या करना है, डेफिनेशन याद करनी है और आपको एक एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि कैसे कैसे इसमें हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट उन्होंने हमारा ये दिया था। अब और एक हमने मैग्नेटिज्म हम पता कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर बॉन्डिंग के बाद अनपेयर्ड रह गए तो वो पैरामैग्नेटिक, अगर सारे पेयर्ड हैं तो हमारे पास क्या होगा, वो होंगे डायामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेन जो इसमें से वैसे जनरली क्वेश्चन आता है वो आता है इससे कि हमारे पास कि जैसे बॉन्डिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है, कि क्या हाइब्रिडाइजेशन, किस कॉम्प्लेक्स की क्या हाइब्रिडाइजेशन आई। तो सबसे पहले ना एक चीज आप हमेशा याद रखना, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ये चीज आप एक तरह से मेमोराइज ही कर लेना कि जहां पर आपका साइनाइड हो, ये कार्बोनिल हो या NO हो, ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अभी मैं इसको बताऊंगी कि मैं ये ऐसा क्यों बता रही हूँ कि आपको याद रखना। बाकी जैसे हो गए NH3, H2O, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह हो गए, और जैसे सपोज करो हमारे पास आ गए, मैं आपको देखकर बताती हूँ कि कुछ कंपाउंड्स हो गए। जनरली आपसे यही वाले कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ही थोड़ा याद रख लेना कि ये वाले कंपाउंड्स हैं। इनको जनरली हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स, ठीक है, ये आप याद रख लेना। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि बॉन्डिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं CO, CN6, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स आपके पास लिखा हुआ आएगा और आपने क्या करना है, आप बताना है आपकी इसकी शेप मतलब या इसकी ज्योमेट्री, और इसकी क्वेश्चन क्या आएगा कि आप इसकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बताओ कि क्या है, ठीक है। और आपने ये बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक, और आपने इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये आपको कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे इसकी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ कि ये कैसा है। तो सबसे पहले काम आपने क्या चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने लिगेंड देखना है, लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब इसे याद रखना कि हमने हमारा कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और सेकंड, अब हमने काम क्या करना है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो हमारे पास ये है, हमने इसको ले लिया X, Cn हमें पता -1 चार्ज होता है, तो ये हो गया 6 है तो -6 और -3,
अब x इक्वल्स टू -3 यहाँ से आया है, ये जो हमने बाहर हमारे पास चार्ज है, -3 + 6 x इक्वल्स टू 3। तो मतलब कि हमारे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +3। अब सबसे पहले आपने क्या लिखना, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d 7 7 8 9 ये हो गया 10 27। कोबाल्ट होता है 27। एटलीस्ट आपको 30 तक पता होने चाहिए कि कैसे आप मतलब कि आपको पता चलेगी स्कैंडियम मतलब ऐसे होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। मैंने जैसे याद करा तो मैं आपको वो बता रही हूँ। सबसे पहले होता है स्कैंडियम, फिर याद रखना टीवी से, टीवी, तो टी आता है टाइटेनियम, वेनेडियम आता है 23, फिर ऐसे करम, इससे याद रखना ये 24, मैग्नीज हो गया, Mn हो गया 25, फिर फी को नी, ऐसे याद रखना 26 27 28, और फिर ये तो याद ही रहता है कॉपर 29 और जिंक 30। तो ये आपको 1 to 30 आपको एटलीस्ट ये याद होने चाहिए कि किसके पास क्या आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कोबाल्ट क्या है, नंबर 27। तो आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। पर हमें क्या चाहिए, कोबाल्ट किस फॉर्म में है, +3 में। +3 का मतलब है कि इसमें से हम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं हम पहले 4s से करते हैं, s वाले ऑर्बिटल से करते हैं। ठीक है, s वाले इससे करी तो हमारे पास आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से चल गए, पर कितने लूज होने चाहिए, 3। तो मतलब कि पहले हम s में से लॉस होंगे इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद d में से होंगे, और इसमें से ये क्या हो जाएगा 4d6। तो अब हम हमेशा आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो हम इसको हम आगे ऐसे लिख देते हैं, हम ऐसे